हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम पूरे एशिया की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करेंगे। दक्षिण एशिया से हमारा मतलब है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सारे देश दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं। चीन को हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। उत्तर की विशाल पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये सारे के सारे दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कहाँ की जनता कैसी है, शासन कैसा है और हम सबके आपस में जो संबंध हैं वो कैसे हैं, किसको किससे खतरा है, इन सब बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही देशों को लिया है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन देशों में क्या कॉमन है कि हमने सिर्फ इन्हीं देशों को लिया है। पहला तो इनमें कॉमन ये है कि अनेक प्रकार की भाषाएं। यहाँ पर अगर हम इन सभी देशों में देखें तो अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि इसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे देश से ही अलग हुए हैं और जो बाकी देश हैं उनमें भी बहुत सारे टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं। सांस्कृतिक अनूठेपन, सभी देशों में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, मतलब बहुत टाइप्स के लोग रहते हैं और उनमें बहुत टाइप्स की संस्कृति है। अलग अलग प्रकार के धर्म और जातियाँ, बहुत सारे टाइप्स के धर्म और जातियाँ वाले लोग एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। औपनिवेशवाद से छुटकारा, मतलब इन सभी देशों को औपनिवेशवाद से छुटकारा मिला है, मतलब सभी देशों पर किसी पर ब्रिटिश सरकार ने तो किसी पर किसी और सरकार ने राज किया है 100 साल और उससे भी ज़्यादा। तो सभी देश दूसरे देश के दबाव में रहे हैं और गुलामी की ज़िंदगी जी है, उसके बाद आज़ाद हुए। तो ये सारी चीज़ें इन देशों में कॉमन हैं। उसके बाद ही ये अलग अलग मतलब देश हैं और अलग अलग इनकी संस्कृति है, इसलिए हम सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और लोकतंत्र का बोलबाला, ये जितने भी देश हैं यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को पसंद करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लोकतंत्र किस तरीके से आया। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली। पाकिस्तान पहले तो इंडिया का हिस्सा रहा, आज़ादी के बाद वो अलग हो गया। तो सबसे पहले जो वहाँ पे संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद सब कुछ किसके हाथ में था? जनरल अयूब खान के हाथ में। पर जनता को जो उनका शासन है वो पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे उन्होंने विरोध करना उनका शुरू कर दिया और विरोध करने के बाद वो सैनिक शासन वहाँ पर आ गया। सैनिकों ने वहाँ पे अपना शासन कर लिया। फिर जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली जब सैनिक शासन आया। ऐसे ही कभी सैनिक शासन आता, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ की जनता सैनिकों के लिए बिल्कुल एकदम क्रेज़ रहता है उनके अंदर, बिल्कुल पागल जैसी वो रहती है, एकदम क्रेज़ी रहती है वहाँ की जनता अपने सैनिकों की बात मानने के लिए। तो वहाँ पे सैनिक का काफ़ी बोलबाला और उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। फिर से निर्वाचित सरकार बनी, मतलब जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, वो बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, पर वो भी ज़्यादा नहीं चली। 1971 से 1977 तक ही कायम रही। उसके बाद फिर से वहाँ पर सैनिक शासन आया, फिर से वैसी शासन, ऐसे करते करते वहाँ पर 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। और अभी फिर से वहाँ पे ये सब होता ही रहता है कि सैनिक शासन आने में कोई कमी नहीं रह जाती, उनका झगड़ा वो आपस में चलता रहता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि वहाँ पर लोकतंत्र का बोलबाला काफ़ी है और वहाँ पर लोग लोकतंत्र को काफ़ी पसंद करते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आता है
कि वहाँ पर लोकतंत्र अगर लोग पसंद भी करते हैं और इतना बोलबाला भी है, तो ऐसे क्या कारण हैं कि वहाँ पर सैनिक शासन आ जाता है और लोकतंत्र वहाँ से हट जाता है और टिक कर नहीं आता, मतलब एक साथ टिक कर नहीं आता, टाइम टू टाइम गड़बड़ होती रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों वहाँ पर अच्छे से सफल नहीं हो पाया। तो पॉइंट्स आपके ये हैं जिसको आप बड़ा बढ़ा कर लिख सकते हैं। यहाँ पर सेना, धर्मगुरु, जो सेना होती है, सेना आप जानते ही हैं, धर्मगुरु, ठीक है, जैसे कि हिंदुओं के धर्मगुरु पंडित होते हैं, मुसलमानों के जो धर्मगुरु होते हैं वो मौलाना होते हैं। इस तरीके से जो धर्म के गुरु होते हैं, भूस्वामी मतलब भूमियों के जो मालिक होते हैं, मतलब मालदार लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, मतलब इन सब लोगों की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती है और लोग इनकी बातें मानते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, किसी ना किसी बात को लेकर बहस रहती है, ठीक है, हमेशा लड़ाई रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो है सेना समर्थक काफ़ी मजबूत हैं, मतलब सेना का साथ देने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि हमें सेना का साथ देना चाहिए, कि सेना ही हमें दूसरे देशों से प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है, इसलिए। नंबर 3, सेना समर्थक समूह पाकिस्तान के लोकतंत्र में खोट बताते हैं, मतलब जो सेना का समर्थन करते हैं कि सैनिक शासन होना चाहिए, वो लोग लोकतंत्र में खोट बताते हैं, लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते। ऐसा करने वाले लोग ज़्यादा हैं नहीं, पर वो अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं। नंबर 4, लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, मतलब जैसे कि दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो देशों की मदद करते हैं। अब वहाँ पर लोकतंत्र को मजबूती मिलनी चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी तो मिलना चाहिए, लेकिन कोई समर्थन नहीं मिलता कि जैसा जो कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी तभी मिलता है जब दूसरे देशों को फ़ायदा होता है। इससे तो दूसरे देशों को कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो भी कोई खास समर्थन नहीं देते। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश, अमेरिका और बाकी के जितने भी पश्चिमी देश होते हैं, ठीक है, उन सभी ने अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया जानबूझ के, ताकि यहाँ की सरकार हमेशा कमज़ोर रहे, कभी लोकतांत्रिक कभी सैनिक शासन, ये कमज़ोर रहे हमेशा, इसकी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, ताकि ये हमारे लिए ख़तरा ना बने, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने तो हमेशा ही ऐसे काम किए हैं, तो यहाँ पे भी वही काम किया। तो ये तो कुछ कारण जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वहाँ पे लोकतंत्र पूरे तरीके से सफल नहीं हुआ, तो आप बता सकते हैं। दूसरा, हम आते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में कौन सा शासन है और क्या क्या बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश भी हमारे देश से ही अलग हुआ है, पर डायरेक्ट अलग नहीं हुआ। हमारे देश से 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, मतलब हमारे देश से, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। एक को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और एक को कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। अभी पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता था, अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश है ना, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि उधर की तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे, और जिसे पाकिस्तान आज के टाइम में कहा जाता है, उधर की तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे। दोनों तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे, तो दोनों तरफ छोटे छोटे दो मतलब हिस्से कर दिए, और वो दोनों पाकिस्तान थे, लेकिन बीच में था भारत, ठीक है। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान थी, वहाँ की जनता काफ़ी अलग थी दिखने में भी, और उनकी लैंग्वेज थी बंगाली, और उनकी संस्कृति भी थोड़ी सी अलग थी। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो आज के समय में पाकिस्तान ही है, वहाँ की लैंग्वेज उर्दू प्लस हिंदी थी, और वहाँ की संस्कृति थोड़ी सी अलग थी, तो दोनों की बिल्कुल नहीं बनी। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अभी जो पाकिस्तान है ना, वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, उस पर उर्दू भाषा लादना चाहता था। वो चाहता था हर चीज़ उर्दू में हो, पढ़ाई लिखाई मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, अखबार, चैनल्स, सब उर्दू में हो। लेकिन उनको तो बंगाली आती थी, तो वो उर्दू के ख़िलाफ़ थे। जैसे कि हमें हिंदी आती है और ज़बरदस्ती हम पर इंग्लिश या चाइनीज़ लाद दी जाए, तो हमें कितना बुरा लगेगा, हमें वो टफ़ लगेगी।
कुछ वैसे ही। तो वो उर्दू भाषा के खिलाफ थे और उन लोगों के भी खिलाफ थे, क्योंकि उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो वो उनके भी खिलाफ ही थे। तो यहाँ के एक नेता थे, कहाँ के? बांग्लादेश के। अभी हम बांग्लादेश को यहाँ पे ना पूर्वी पाकिस्तान ही कहेंगे, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान ही है। तो यहाँ के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। ये बहुत फेमस नेता थे। इन्होंने यहाँ के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। इन्होंने 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत ली। मतलब ये वहाँ के इतने फेमस थे कि लोगों को बहुत पसंद आए, तो सारी सीटों पे जीत इन्होंने ही हासिल करी। ये पश्चिमी पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सब सीटों पे उन्होंने ही कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा, सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था हर जगह। अब वो चाहते नहीं थे कि उधर के किसी के नेता की बात चले, तो उन्होंने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, उनके विरोध में उनके खिलाफ आंदोलन किया कि उनको जेल से बाहर निकालो, वो हमारे नेता हैं। तो उनके आंदोलन को भी कुचल दिया। बहुत सारे लोगों पर जब लोग बढ़ चढ़ के सामने आने लग गए, तो जब आंदोलन को कुचला जाता तो वही होता है कि लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। तो हज़ारों लोग मारे गए। इस वजह से लोग जो डर के मारे भारत में भागने लग गए, जो बांग्लादेशी लोग थे, ठीक है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के। अब भारत के सामने एक समस्या आ गई कि इतने सारे लोगों को वो कैसे संभालता, वो भी शरणार्थी, हमारे देश के नहीं थे, तो उसको कुछ तो करना था ना। तो भारत ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान से बात की, बात नहीं बनी तो उसने बांग्लादेश की मदद की, मतलब फाइनेंशियल भी मदद की, उसको पैसे दिए। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जिसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश से अलग हो गया और उसने कहा हम अपना राष्ट्र बनाएंगे, और उसने अपना नाम रख लिया बांग्लादेश। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की। ठीक है, तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, लेकिन बाद में वो हिंदू राज्य नहीं रहा। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है संविधान भी है वहाँ पर, लेकिन संविधान में यही लिखा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, वो होता है संवैधानिक राजतंत्र। एक राजतंत्र होता है कि मर्जी से चले जा रहा है, जैसे लोकतंत्र होता है ना, हमारे लोकतंत्र का खुद का एक संविधान होता है, वैसे ही एक संविधान जिसमें राजतंत्र को पूरी आज़ादी दी गई है राजतंत्र होने की। लेकिन यहाँ के लोग लोकतंत्र की डिमांड करने लग गए, लोकतंत्र की डिमांड करने लगे, क्योंकि बाकी लोकतंत्र के तो फ़ायदे ही अलग होते हैं। तो 1990 में राजा को ये बात माननी पड़ी। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ। ठीक है, तो 1990 तक आते आते यहाँ के राजा मान गए कि ठीक है लोकतंत्र कर लो। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। वहाँ का ना एक ग्रुप है नेपाल का, जिसे माओवादी ग्रुप कहते हैं। उन लोगों की थोड़ी अलग सोच है। वो एक तो राजतंत्र के खिलाफ हैं, और दूसरा जो बहुत सत्ताधारी लोग होते हैं ना, मतलब जिनके पास पावर होती है, जो बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं, जिनके पास बहुत माल होता है, बहुत पैसा होता है, तो उनके पास पावर भी होती है, तो वो उन लोगों के खिलाफ थे, राजा के और सत्ताधारी लोगों के। ठीक है, उनको कहते हैं माओवादी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो माओवादी जो लोग थे वो राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, मतलब लड़ाई करना चाहते थे बाकायदा हथियारों के साथ, क्योंकि वो उनसे बहुत चिढ़े हुए थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादियों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई, और बहुत सारे लोग सेना के भी मारे गए और बहुत सारे लोग माओवादी मारे गए। फिर 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, मतलब राजा ने संसद को हटा दिया और फिर से राजतंत्र कर दिया कि लोकतंत्र ठीक नहीं है, और सरकार को गिरा दिया और अपना राज चलाने लग गया। लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत बचा था वो राजा ने ख़त्म कर दिया। अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र
समर्थक प्रदर्शन हुए। अप्रैल 2006 में पूरे देश में, देशव्यापी मतलब पूरे देश में, लोकतंत्र के समर्थन में कि लोगों को लोकतंत्र ही चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, हिंसक कुछ अहिंसक, हर तरीके के बहुत सारे आंदोलन हुए। फिर जाके 2008 में नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और ये सब इतना इजी नहीं था जितना इजी हमें पढ़ने में लग रहा है। 2015 में नेपाल में फिर से नया संविधान अपनाया गया। तो इनकी तो काफ़ी नई बात है, वैसे ये 2015 तक आते आते अभी वहाँ पे सब ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। हाँ, वही श्रीलंका जिसे भारत के नक्शे में कोने पे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे वो हमारे देश के साथ लटका हुआ हो, वही छोटा सा देश। ये जो श्रीलंका है, यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुरू से ही सिहिली समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिहिली समुदाय के लोग होते हैं वो सिहिली भाषा बोलते हैं और उनका जो धर्म होता है वो बौद्ध धर्म होता है, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत सारे तमिलों को वहाँ पर पहुँचा दिया था काम करने के लिए, लेबर के रूप में, जिनसे वो फ्री में काम कराते थे, ठीक है। अब फिर उनके बच्चे हो गए, वो सब वहीं बस गए, वहीं रहने लग गए, तो उनको तो वो देश अपना ही लगने लगा ना। जैसे मान लीजिए आपके परदादा अमेरिका में रहते थे, अभी आपके दादा और आपके पापा और आप सब यहीं रहते हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा अमेरिका से कोई जुड़ाव है, आपको ये लगेगा हम तो यहीं रहते हैं। कुछ उसी तरीके से अब वो लोग वहीं रहते हैं, तो उनको वो देश अपना ही लगने लग गया क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन जो सिहिली समुदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, ये भारतीय ही हैं। तो वो चाहते हैं कि इनकी बिल्कुल ना सुनी जाए, जो भी सिहिलियों के लिए बेस्ट है सब कुछ वही किया जाए, ठीक है। इस हिसाब से तो देखिए सभी देशों में ना इधर उधर से ही आए हुए होते हैं, और अभी तो पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि हर देश में कहीं पे हिंदू मुस्लिम है, कहीं पे ईसाई और मुस्लिम हैं, कहीं पे यहूदी और ईसाई हैं, ठीक है, कहीं पे सिहिली हैं, कहीं पे कोई, कहीं इस तरीके से सब देशों में ना, क्योंकि अभी जो टाइम है वो ऐसा है, सब इधर उधर जाके बसे हुए हैं और सब जगह पे ही ऐसा है। तो हम एक इंसान होने के नाते किसी भी समुदाय को ऐसे नहीं कह सकते। तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका के जो तमिल हैं उनकी मांग थी कि हमारा इसमें से एक अलग राष्ट्र कर दो, क्योंकि उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जब देखो किसी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो देश में, तो वो अपने लिए एक अलग डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि इतना भेदभाव कौन पसंद करेगा, कोई भी नहीं। श्रीलंका में सिहिली समुदाय का दबदबा है। उनका मानना था कि तमिलों को कोई रियायत ना दी जाए, मतलब इनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जो इनके लिए बेस्ट हो, सब कुछ हमारे लिए किया जाए। श्रीलंका सिर्फ सिहिली लोगों का है, वो ये मानते थे, और किसी का नहीं। तो तमिलों ने अपना एक संगठन बनाया 1983 के बाद, उसका नाम था ईलम। ये श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत भी की, क्योंकि वो जो तमिल थे वो यहीं से गए हुए थे और वो उन्हीं के वंशज हैं जो अब वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन श्रीलंका को इस मामले में ये लगता है कि भारत को हमारे घरेलू मामले में बोलना नहीं चाहिए, ये हमारा घरेलू मामला है, उनको पसंद नहीं है। तो फिर भारत सरकार भी इस पर बात नहीं करती। वैसे भारत सरकार ने कोशिश की थी, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों के बाद वहाँ सब ठीक हो गया। दोनों में, सिहिली समुदाय में और तमिलों में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि हज़ारों लोग मारे गए, वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई, खाने के लाले बेले पड़ गए, लोग देश छोड़ छोड़ कर भाग गए डर के मारे कि उनकी फैमिली ना मारी जाए। बहुत सारे लोग शरणार्थी बनकर हमारे देश में आ गए, भारत में बहुत सारे इधर उधर भाग गए। इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बाद 2009 में उनकी लड़ाई ख़त्म हुई और अभी
ईलम को ख़त्म कर दिया गया। मतलब ईलम नाम का जो ग्रुप था उसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसकी डिमांड थी अलग देश की मांग करना, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। अभी भेदभाव नहीं हो रहा तो ईलम की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ग्रुप भी वहाँ पर ख़त्म हो गया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। वहाँ पर जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो जनसंख्या की वृद्धि पर काफ़ी अच्छे से उन्होंने नियंत्रण कराए और इस चीज़ में वो फर्स्ट नंबर पर है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। वैसे अभी वहाँ की इकोनॉमी, जनसंख्या वगैरह सारी चीज़ें मस्त चल रही हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है। अब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष की। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या संघर्ष हुआ, कितनी लड़ाइयाँ रहती हैं और वो क्यों रहती हैं, उसके बारे में। देखो, विभाजन जब हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, उसके तुरंत बाद ही दोनों देशों में कश्मीर के मसले पर लड़ाई हो गई। कश्मीर वैसे तो 1947 में ही जब विभाजन हुआ था दोनों के बीच में, तो तभी अलग हो गया था। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके तुरंत बाद विभाजन हो गया था, मतलब दोनों देश अलग हो गए थे, तभी कश्मीर भी अलग हो गया था। लेकिन फिर भी उस पर एक लड़ाई रही कि जो कश्मीर है वो उसकी तरफ होना चाहिए था। मतलब जो पाकिस्तान है वो ये दावा करता है कि कश्मीर हमें कम मिला है, उधर की तरफ का भी होना चाहिए था। 1947 से 1948 तथा 1965 में भी युद्ध हुआ, लेकिन इस बात का समाधान नहीं निकला। 1948 के कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ गया, उसका नाम है सिर्फ कश्मीर, और जो बाकी भारत की तरफ आया उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है। दोनों देशों के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर भी नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी रहती है। सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर किसका नियंत्रण ज़्यादा हो, किसका कब्ज़ा ज़्यादा हो और हथियार किसके पास ज़्यादा हो, दोनों एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। जो भी हथियार लेकर आता है वो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कैसे भी दूसरे देश को दिखाने की कोशिश करता है कि, तो हथियारों की होड़ लगी रहती है एक दूसरे से ज़्यादा रखने की। तो इस बात में भी दोनों के बीच में तानातनी रहती है। दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। मतलब ये देखती हैं कि ये हमारा नाश कराना चाहते हैं, ये हमारा विनाश कराना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को संदेह की नज़र से ही देखती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, उस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। मतलब भारत ये आरोप लगाता है पाकिस्तान पर कि उसकी जो गुप्त ऐसे एजेंसी है ISI, जैसे कि हर देश की होती है, उसकी एजेंसी का नाम ISI है। आपने टाइगर जिंदा है में भी देखा होगा, कैटरीना उसी एजेंसी से होती है। तो वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि बांग्लादेश और नेपाल उसकी मदद करते हैं, वहाँ पे जो गुप्त ठिकाने हैं उससे भारत में भारत विरोधी अभियान चलाए जाते हैं भारत को तोड़ने के लिए। जबकि पाकिस्तान भारत पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। वो लगाता है कि हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान को और सिंध के मसले को लेकर भड़काती है और ज़्यादा। तो दोनों देशों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कश्मीर मुद्दे को लेकर, हथियारों की होड़ को लेकर, हर चीज़ पे तानातनी रहती है। ठीक है, एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते रहते हैं। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। अब हम बात करेंगे कि भारत के उसके अन्य पड़ोसी देश के साथ कैसा मतलब सब कुछ है। तो देखो, जिन देशों की हम बात कर रहे हैं उन सभी देशों में भारत सबसे बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसको हमेशा संदेह की नज़र से देखा जाता है कि कहीं हम पे नियंत्रण ना कर ले, कब्ज़ा ना कर ले। तो इसलिए भारत की हर देश के साथ थोड़ी थोड़ी तानातनी ज़रूर है। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए ये अपने आसपास के देशों के लिए केंद्र बना हुआ है, और आसपास के सभी देशों को उससे कुछ ना कुछ मतभेद ज़रूर है। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई। नंबर 1,
बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं जो टाइम टाइम पर आते रहते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके में रास्ता देने से बांग्लादेश को इनकार करना, ये सब मतलब बांग्लादेश कहता है कि भारत इन सब चीज़ों में हमारा साथ नहीं देता। वहीं ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। मतलब दोनों देशों के बीच काफ़ी तनातनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में दोनों एक साथ भी काम करते हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी नहीं देती। मतलब पहला मसला नदी का है और दूसरा ये है कि भारत मानता है कि वहाँ पे इस्लामिक कट्टरवाद है और वो भारत के मुस्लिमों को भड़काते हैं और वो नदी जल और इन सब पर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत और नेपाल में देखें तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं, मतलब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के और बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से मसले हैं, जैसे एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मनमुटाव रहता है। वो है अतीत को लेकर, पिछली बातों को लेकर। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत को अच्छा नहीं लगता, वो उसके लिए अपनी अप्रसन्नता दिखाता है। ठीक है, नेपाल की जो चीन के साथ दोस्ती है, और नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, तो इससे भारत उससे नाखुश नहीं रहता। मतलब जैसे भारत किसी चीज़ में कदम उठाता है तो जैसे दूसरे देशों को साथ देना चाहिए, तो वो कुछ खास साथ नहीं देता, तो इससे भारत उससे नाराज़ रहता है। इतने सारे विभेद होने के बाद भी दोनों देशों में काफ़ी एकता है, जैसे व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो बस इतना ही है चैप्टर में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरी आवाज़ पिछले 15 दिनों से ख़राब हो रही है, तो मुझे ऐसी ही आवाज़ के साथ वीडियो बनानी पड़ी है। आई होप आपको चैप्टर ठीक लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है मन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ को झेलने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।